हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लासेज में हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है शेयर मार्केट की तरफ जाने का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पूरा शेयर मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कैसे क्या होता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वो दो टाइप के मार्केट होते हैं जिसमें प्रतिभूतियों का, बॉन्ड का, शेयर्स का, हर चीज़ का क्रय विक्रय होता है। एक होता है मुद्रा बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार आपका अल्पकाल का होता है, पूंजी बाजार दीर्घकाल का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मुद्रा बाजार क्या होता है? अल्पकालिक समय का लेन देन होता है, 1 साल 1.5 साल ऐसे। ठीक है, एक होता है अंतर बैंक कॉल मुद्रा बाजार। क्योंकि इस बार आपका मिबोर आया था, ध्यान रखना, जो वीडियो की वैकेंसी हुई थी उसमें मिबोर आया था। तो ये चीजें बताती हैं कि कुछ क्वेश्चंस इतने अंदरूनी पूछ देते हैं कि लोगों को पता होने चाहिए। ठीक, तो अंतर बैंक कॉल मुद्रा बाजार क्या होता है बताता हूँ। बैंक होते हैं, हर बैंक के पास उतना कैश नहीं होता है, किसी शाखा के पास नहीं है, किसी बैंक के पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपस में दूसरे बैंक की शाखा से पैसा मंगा सकते हैं, लेकिन ये पैसा फ्री तो मिलेगा नहीं। तो दैनिक बेस पे 1 या 2 दिन के लिए ऐसे पैसा का भी एक मार्केट चलता है बैंकों के बीच में भी। ठीक, इनकी कुछ ब्याज दर होती है। ये ब्याज दर मांग और पूर्ति के आधार पर डेली बेस पर निर्धारित होती है। इसी को बोलते हैं अंतर बैंक काल मुद्रा बाजार। अति अल्पकालिक ऋण होता है, 1 से 14 दिन का होता है। इन ऋणों पर ब्याज दर को कॉल मनी रेट कहा जाता है। तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लिबोर होता है लंदन का। इसी के आधार पर मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर, ये ऑफर रेट होता है जो आपके 1 से 14 दिन का बैंक की अलग अलग ब्रांचें अलग अलग बैंक से जो पैसा उठाती है उस पर। ठीक है, एक और होता है मुंबई इंटर बैंक बिड रेट। बिड यहाँ पे नीलामी होती है, तो मेबिड इसको बोलते हैं। 3 टाइम यूज मतलब याद रखना, प्लस इनका किस लिए यूज हो रहा है वो भी याद रखना, तो आपका काम हो जाएगा। अगला चलते हैं, पूंजी बाजार। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अपना अब शेयर मार्केट से संबंधित चीज है। ठीक, वहां पे बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ शेयर मार्केट, वहां पे भी शेयर हो सकते हैं लेकिन अल्पकालिक समय के। तो पूंजी बाजार में दीर्घकालिक लेन देन होता है, पहली चीज। दो टाइप का होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक। प्राथमिक बाजार क्या होता है? जब कोई कंपनी के शेयर नहीं आए होते हैं, ध्यान रखो, शेयर मार्केट की बात तो पता है आपको। तो किसी कंपनी ने शेयर जारी नहीं किए तो वो लिस्टेड नहीं होती है, लिस्टिंग उसकी नहीं हो रखी होती है। ठीक है, शेयर मार्केट में वो क्या करेगी, पहले शेयर जारी करती है जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आम जनता के लिए वो कुछ शेयर, अंश जारी करेगी। इस अंश के लिए एक प्रोस्पेक्टस निकालेगी, ब्राउजर टाइप का ब्राउजर। ठीक है, कॉलेजों के प्रोस्पेक्टस आते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे ही निकालेगी। उसमें हर चीज़ की जानकारी देगी, कंपनी, असेट, ये वो, कि क्यों आप शेयर खरीदो। फिर एक शेयर का प्राइस खुद ही कंपनी डिसाइड करेगी कि ये प्राइस होने चाहिए हमारी कंपनी की, इस टाइप की असेट है। अब इस प्राइस पे ये क्या करेगी, शेयर मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं हुई है, शेयर निकाल देगी। कुछ दिन बाद ये लिस्टेड होगी, शेयर बिकने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद लिस्टेड होती है। अब ये लिस्टेड हो गई, ये हो गया प्राथमिक बाजार। तो इसमें पहली बार शेयर जनता को जारी किए जाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर इसका एग्जाम्पल है, और मूल्य इसका शेयरों का कंपनी तय करती है। अब जब शेयर मार्केट में पहुंच गए तो इन्हीं शेयर को जिसने खरीदे वो बेचना चाहे तो वो क्या, दूसरे बंदे को बेच देते हैं, दूसरा बंदा तीसरे को। तो ये द्वितीयक बाजार हो जाता है। तो द्वितीयक बाजार में जो विद्यमान प्रतिभूति होती हैं जिनमें शेयर बोलते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका क्रय विक्रय होता है। अब इनके मूल्य कौन, व्यक्ति नहीं डिसाइड करेगा, इनके मूल्य जो डेली उस कंपनी के शेयर की मांग होगी और जो सप्लाई होगी। अगर सप्लाई कम है, मांग ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ जाएंगे, मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है तो मूल्य क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इस तरीके से शेयर गिरते बढ़ते। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर बता चुका हूँ, यही है सेम चीज। इसके अंतर्गत एक गैर सूचीबद्ध फर्म जो लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, अपनी नई एवं विद्यमान प्रतिभूतियां, ठीक है, नई प्रतिभूतियां हैं और विद्यमान मतलब जनता को नहीं जारी की हैं, आपस में इन लोगों के पास है ये, ठीक है, जनता को पहली बार जारी करती हैं, इन्हें बोलते हैं शेयर। प्रतिभूतियां मतलब शेयर जारी करते हैं, और इसको पूरे को बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक। कैसे जारी करते हैं, प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, उसमें सारी डिटेल देते हैं, प्रकाशित करते हैं, सेबी के पास भी जाता है। सेबी इसका एक पुनर्मूल्यन करता है, चेक करता है कि हाँ सारी चीजें
सही है कि नहीं, इसके बाद इसको अनुमति देता है। दूसरा होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है? जैसे कंपनी है, एक बार में उसने सारे शेयर नहीं बेचे, कंपनी के 1 लाख शेयर, लेकिन आईपीओ में उसने सिर्फ 20,000 शेयर क्या किए, रखे। 80,000 कंपनी के पास ही अभी। अब उसको दोबारा से कुछ शेयर बेचने हैं, तो लिस्टेड, अब पहली बार शेयर जारी करने के बाद ये लिस्टेड हो चुकी है कंपनी। लिस्टेड कंपनी जब दूसरी बार शेयर लाएगी, लेकिन वो सारे शेयर नए होंगे, कंपनी नए शेयर ही बेचती है, ध्यान रखना। जो निवेशक होते हैं वो पुराने शेयर को इधर से उधर खरीद बिक्री करते रहते हैं। तो कंपनी दूसरी बार आएगी, उसको बोला जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसमें कंपनी लिस्टेड होगी, सूचीबद्ध होगी, लेकिन अपनी जो प्रतिभूतियां होती हैं बची हुई, उनको पहली बार ही जारी करेगी, बची हुई को। और बाकी ओवरऑल बोलो तो इसकी पहले जारी हो चुकी है। अब द्वितीयक पूंजी बाजार के कुछ स्थान है, कहाँ कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज, इससे सभी लोग वाकिफ होंगे। बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। निफ्टी है। तो यह संस्थान जो सूचीबद्ध कंपनियों की विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। दैट मीन्स कंपनी अब, पहले उसने जारी कर दी, अब उसकी कंपनियां क्या, सूचीबद्ध हो। कंपनी जब सूचीबद्ध होगी तो जो उसने जारी किए थे वही शेयरों का क्रय विक्रय होता है सेंसेक्स में, बीएसई में, ध्यान रखना। जो उसने जारी ही नहीं किए वो शेयर कोई नहीं खरीद सकता। मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं? मांग तथा पूर्ति के आधार पर नीलामी होती है एक प्रकार की। बाजार पूंजीकरण, किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण अगर आपको पता करना है तो उसके पर शेयर का मूल्य आप देखोगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो उसने निकाले हैं, निकाले ओवरऑल अपने पास रखे, नहीं दिए पब्लिक को, लेकिन एक पता तो होगा कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो कुल शेयर्स और एक शेयर का मूल्य, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस कंपनी की पूरी असेट आ जाएगी कि इस कंपनी की पूरी संपत्ति कितनी है। एक होता है, एक टर्म आता है प्रेफरेंशियल इशू। इसमें क्या होता है कि कोई सूचीबद्ध कंपनी है, अपनी नए शेयर जो वो निकालती है, लेकिन वो किसके लिए निकालेगी? सबके लिए नहीं निकालेगी, विशिष्ट श्रेणी के शेयर धारकों के लिए। दैट मीन्स जो पहले से ही शेयर धारक हैं उन्हीं को ही वो क्या बेच रही है, वो भी उनकी एक श्रेणी डिसाइड कर देगी कि जिसके पास, जैसे कोई कंपनी है तो बोल देगी जिसके पास 100 से ज़्यादा शेयर हैं, उसी को, 100 से ऊपर शेयर है उसको ही ये शेयर मिलेंगे। तो विशिष्ट श्रेणी के शेयर धारकों को जारी करे, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट मीन्स इसमें कंपनी जाके 1 बाई 1 करके कॉन्टेक्ट कर सकती है, ठीक है, कॉन्टेक्ट करेगी, उनको शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो फर्में या कंपनियां कुछ बड़े चयनित निवेशकों से कोष एकत्रित करती है, या तो किसी फर्म, मतलब कोई एक बीच में होते हैं ना एजेंट वगैरह, एजेंट कंपनी जो होती हैं, उनके माध्यम से वो उन लोगों तक पहुंचेगी या खुद पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। स्थापना कब हुई? 1875 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसमें सूचीबद्ध कंपनियां कितनी है? 5,000 से ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हैं। सूचकांक आता है सेंसेक्स। दो सेंसेक्स क्या है, सारी कंपनियों का नहीं होता है। सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनी है उन्हीं के बाजार पूंजीकरण में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उनके आधार पर निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखो, जो सेंसेक्स में उतार चढ़ाव होता है ना, टॉप 30। बीएसई 100 में 100 कंपनी आ जाती है, बीएसई 200 में 200, टॉप 200। इस प्रकार से पर डे सेंसेक्स आप देखते। दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापना हुई, लेकिन कार्यरत कब से हुआ? 1994 से। निफ्टी 50 ये 50 कंपनियों का सूचकांक निकालता। यह चयनित सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में परिवर्तन को मापता है। तो उनका बाजार पूंजीकरण है, उनमें क्या पर डे बेसिस पे क्या परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही तो मापता है ये जो सूचकांक होता है। सूचकांक किसी भी चर में, चर क्या होता है? जो बदलता रहता है। सूचकांक मतलब जो किसी भी चर में परिवर्तन को मापता है, उसे बोलते हैं इंडेक्स या सूचकांक। अब शब्दावलियां कुछ देख लेते हैं। बुल, इसको हिंदी में बोला जाता है तेजड़िया। ये क्या होता है? वह व्यक्ति जो भारी मात्रा में अंशों को खरीदे। बिग बुल का नाम सुना होगा आपने, हर्षद मेहता थे बिग बुल, ठीक है। भारी मात्रा में क्या है, शेयरों को खरीदते थे जो। बियर क्या होता है? जो भारी मात्रा में शेयरों को बेचे, इससे कंपनी को लॉस होता है। एक टर्म आता है, ये जितने भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी वैध है, ध्यान रखना। देश में जरूर, आईपीएल वगैरह में वैध नहीं है,
जबकि हमारा जो विधि आयोग है उसने सिफारिश की है कि इसको वैध कर दो, सरकार को भी पूंजी मिलेगी। तो इसमें क्या है, किसी वस्तु या प्रतिभूति को इस उद्देश्य से खरीदना, सट्टेबाजी जो होती है, कि निकट भविष्य में अधिक मूल्य पर इसे बेचा जाएगा, मतलब निकट भविष्य में इसका मूल्य बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, इसे बोलते हैं सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन। अब ध्यान रखना इसकी परिभाषा, क्योंकि इसके आसपास के और भी टर्म है जो बिल्कुल परिभाषा आसपास ही है। दूसरा क्या है, आर्बिट्रेज, अंतरपणन। ये क्या है, किसी वस्तु या प्रतिभूति को सस्ते बाजार, दो बाजार हैं, एक दिल्ली में एक नोएडा में, आपको पता है कि दिल्ली वाला सस्ता है और ये वाला महंगा है, तो आप तुरंत यहाँ से खरीदोगे, यहाँ पे ले जाके बेच दोगे, आपने 1 रुपये भी कमाया तो ऐसे करके लाखों इकाइयाँ बेच दोगे, ये चलता है। तो किसी वस्तु या प्रतिभूति को सस्ते बाजार से खरीदकर तुरंत तुलनात्मक महंगे बाजार में बेच। एक होता है शॉर्ट सेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी से जुड़ा हुआ है। अडानी का जो अभी मामला आया था ना, शॉर्ट सेलिंग वाला ही मामला आया था। जो फर्म थी जिसने अडानी पे आरोप लगाए थे, वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, ध्यान रखो। अब वो शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ कंपनियों की अंदरूनी जानकारी की जांच खोजबीन भी कराता है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सही भी हो। तो क्या करेगा, खोजबीन कराएगा, खोजबीन करा के रिपोर्ट निकालेगा तो उस कंपनी के शेयर गिरने लगे। अब शेयर मार्केट ने एक सुविधा दे रखी है कि आपको शेयर तुरंत नहीं खरीदना, मतलब पेमेंट तुरंत नहीं करना पड़ता। तो इसे क्या बोलते हैं, इसमें एक निवेशक उस प्रतिभूति का विक्रय करता है, मतलब प्रतिभूति बेच पहले देगा जो वह धारित नहीं करता है, जो उसके पास है ही नहीं उसका विक्रय कर देगा, परंतु एक निश्चित समयावधि में उसे वो प्रतिभूति खरीदनी पड़ती है। दैट मीन्स 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इतने में उसको खरीदनी पड़ती है। इसमें क्या फायदा होता है कि उसने पहले, जैसे कि अडानी के शेयर गिर रहे थे, शेयर गिरते कब है, जब लोग कंपनी के शेयर बेचते हैं। इसने शेयर बेच दिए 500 शेयर अडानी के, अब इसके पास है नहीं लेकिन फिर भी बेच दिए। जब इसने बेच दिए शेयर तो इसके बाद क्या होगा, और गिरेंगे रेट, क्योंकि कंपनी के शेयर तो गिर रहे हैं ना, पता है ना कि ये कंपनी डूब रही है। तो अब जब ये खरीदेगा, हो सकता है उस टाइम तक 300 के पहुंच चुके। पेमेंट इसने 300 के हिसाब से किया और बेच दिए थे पहले ही 500, तो पैसे इसके पास 500 के हिसाब से आ जाने और पेमेंट बाद में करना है 300। और ये जो बेच रहा है बाकी भी कर रहे हैं, तो इससे और शेयर गिर रहे हैं क्योंकि सब बेच रहे हैं। तो शॉर्ट सेलिंग में कंपनियां पूरी तरह से उसको जमीन में बिठा देते हैं लोग, ऐसे चलता है सिस्टम। इस पर प्रतिभूति का मूल्य गिरने से लाभ होता है। अब बाई बैक ऑफ शेयर एक टर्म आता है, सारे टर्म ही पढ़ने हैं। अंशों का पुनः क्रय करना, बाई बैक का मतलब पुनः खरीद लेना। तो एक कंपनी अपने अंश वापस खरीदती है, इससे क्या है, बाजार में उसके शेयरों की संख्या घट जाती है क्योंकि उसने खरीद लिया तो पब्लिक के लिए कम शेयर बचे। एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर मतलब जो सेबी में काम कर रहे, शेयर मार्केट में काम कर रहे कर्मचारी, उनको किसी चीज़ की जानकारी हो गई कि इस चीज़ का ये इतने मूल्य हैं, इस पे ये आने वाला, तो पहले से अगर जानकारी है तो वो लीक कर देता है किसी दूसरे बिजनेसमैन को। हर्षद मेहता क्या करते थे, यही था, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत करते थे। लीक कर देगा तो पहले ही, अगर मूल्य इनके हिसाब से पहले ही खरीद के रखेंगे, वो पता चले खुले, जब खुलता है तो मूल्य बढ़ता है, मांगो पूर्ति घट भी सकता है। तो इनको पहले से जानकारी होगी, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग पहले ही, मतलब उसी हिसाब से पहले जानकारी है। अब बाकी लोगों को जो 30 मिनट बाद पता चलेगा, इनको पहले ही मार्केट खुलते टाइम ही पता है। इससे क्या होता है, मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो खराब होता है। ये चीज़ बंद कर दी, इलीगल है एकदम, जेल जा सकते हो। फिर सेबी एक्ट है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, 1992 में बना है और यही मैनेज करता है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, ठीक है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से का रेगुलेटर यही है। पूंजी बाजार में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। अब एक पूरा, जैसे बेसल था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ऐसे ही यहाँ पे भी एक शेयर मार्केट का भी बॉस है दुनिया भर का, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, IOSCO। इसी के मानदंडों के अनुसार सेबी का नियमन होता है, या दुनिया भर के जितने भी शेयर मार्केट हैं इसी के अनुसार चलते हैं। एक होता है डेरिवेटिव मार्केट, ये डायरेक्ट मार्केट नहीं होता, तुरंत पेमेंट वगैरह नहीं होता, इसमें चीज़ें थोड़ी डिफरेंस होती है, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न बाजार। जो स्पॉट मार्केट होता है ये डेरिवेटिव का भाग नहीं। स्पॉट मार्केट क्या होता है, प्रचलित मूल्य पर लेन देन होता है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट होता है वो व्युत्पन्न मूल्यों पर लेन देन करते हैं, या तो डेट इधर उधर होगी तुरंत नहीं होगी, या मूल्य इधर उधर होगी। तो फॉरवर्ड मार्केट में क्या आता है, किसी वस्तु या प्रतिभूति को
भविष्य में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय विक्रय हेतु समझौता किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसी का ही एक भाग था। इसमें क्या होता था, जो कंपनी होती थी सी कंपनी थी, और ये क्या है, किसान, के किसान। तो सी किसान से क्या करेगा, एक समझौता करेगी कि हम 6 रुपये kg इतने टन या इतने कुंटल आलू आपसे खरीद लेंगे, आप आलू और चिप्स बनाने वाली कंपनी। अब इस किसान की टेंशन खत्म हो गई कि रेट चाहे बढ़े चाहे कम हो, हमें तो इतने ही मिल रहे हैं। कंपनी की टेंशन भी खत्म हो गई कि उसको आलू मिल जाएंगे, टाइम पे मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था, किसानों ने इस पे वो करके वो हटवा दिया, ये नियम भी खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शंस क्या होता है, अब यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, दोनों मजबूर है, समझौता हो गया, तोड़ नहीं सकता, नहीं तो हट जाना देना पड़ेगा, उतना ही मूल्य देना पड़ेगा, आप वापस नहीं पूछ सकते। लेकिन ऑप्शंस में थोड़ी सी चीजें रियायत रहती, इसमें भी समझौता होता है, भविष्य में होता है, मूल्य पहले से फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ आप कुछ प्रीमियम भरते हो, जिससे ऑप्शंस खरीद लेते हो कि हम खरीदें या ना खरीदें। ठीक है, खरीदना या ना खरीदना आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही एक किस्त दे रहे हो प्रीमियम। स्वैप होता है, स्वैप समझते हो, अदला बदली। तो इसमें पैसे का नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोई प्रतिभूति है, अंश है, शेयर है, बॉन्ड है, वो किसी दूसरी कंपनी का सेम है, तो दोनों भविष्य में वो करते हैं समझौता कि हम क्या करेंगे, इतने समय बाद एक दूसरे से चेंज कर देंगे ये चीज़। आप हमसे मोटरसाइकिल ले लो, हमें कार दे दो, ऐसे ही हो जाता है। या आप इतना लोन ले लो, भविष्य में हमें शेयर में बदल देना और हम आपको ये देते हैं। तो ये हो गया स्वैप। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है, इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन है। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।